हम अपने टॉपिक को शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, ये जो टॉपिक हमारा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। इसमें हम आपको सबसे पहले इसकी थ्योरी के बारे में बताएंगे, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से हमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव हैं लगभग 80% हमारे सही हो जाते हैं। तो हम इसको विस्तार से पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में इसके जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं सबको हम कवर करेंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा कि इस टॉपिक से छूट जाए, और इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन ज़रूर बनता है। ये आपको परीक्षा में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को स्किप ना करें। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे आपको क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा। तो शुरुआत करते हैं हम साइबर अपराध से। साइबर अपराध ऐसे गैर कानूनी कार्य हैं, यानी ऐसे इलीगल कार्य हैं जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट का प्रयोग एक साधन अथवा लक्ष्य दोनों के रूपों में किया जाता है। साइबर अपराधियों द्वारा इंटरनेट के माध्यम से क्या किया जाता है? सूचनाओं की चोरी की जाती है, पासवर्ड की चोरी की जाती है, जुआ खेलना, जालसाजी, आर्थिक अपराध, अवैध वस्तुओं की खरीद फरोख्त, दुराचार इत्यादि अपराध किए जाते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार ने एक नया कानून भी बनाया है, जिसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे साइबर अपराध को दो भागों में क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। पहला साइबर अपराध है क्या? ऐसे अपराध जिसमें कंप्यूटर को लक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा है ऐसे अपराध जिनमें कंप्यूटर हथियार की तरह प्रयोग किया जाता है। हम पहला देखेंगे साइबर अपराध के प्रकार। तो साइबर अपराध के प्रकार में स्पैम ईमेल, यानी इसके अनुसार क्या होता, अनेक प्रकार के ईमेल आते हैं, जिसमें ऐसे ईमेल भी होते हैं जो सिर्फ कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा जो हमारा है हैकिंग। हैकिंग क्या है? हैकिंग क्या है? किसी भी निजी जानकारी को हैक करना, जैसे उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड या फेरबदल करके कोई चीज़ चुरा लेना। तो इस तरीके के हैक कर लेना, तो इस तरह क्या हो गया, हैकिंग का अपराध हो गया। ये साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। तीसरा जो क्या है, फिशिंग, यानी फिशिंग क्या है, एक साइबर अपराध है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे जो स्पैम कॉल्स आते हैं, ईमेल आते हैं, उनके जरिए से क्या करते हैं लोग जानकारी जुटाते हैं और आदमी को क्या करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, या इस तरीके से क्या करते हैं, साइबर अपराध करते हैं। चौथा है वायरस फैलाना। साइबर अपराध कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर भेजते हैं जिसमें क्या होता है, वायरस छिपे होते हैं। इनमें वायरस वर्म, टार्जन हॉर्स, लॉजिक हॉर्स आदि शामिल हैं। इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, कोई अननोन सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल में या ऐप को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो जब तक हमको उनकी पूरी जानकारी ना हो तब तक हम किसी भी मेल, ईमेल या किसी लिंक को क्लिक नहीं करना चाहिए। पाँचवें में क्या है, सॉफ्टवेयर पायरेसी। ये क्या है, नकली सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं और सस्ते दामों में बेच देते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि जो सस्ते दामों पे नकली सॉफ्टवेयर तैयार कर दे, आजकल बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, ऐप हैं जो आ रहे हैं, और आप लोगों को उनके माध्यम से क्या करते हैं, आपकी निजी जानकारी को भी एकत्रित कर लेते हैं, ले लेते हैं और उसको बेचते भी हैं। इस तरीके से क्या होता है, ये भी एक तरीके से ये भी साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। फर्जी बैंक कॉल, लोग फ़ोन करते हैं कि हम यहाँ से बोल रहे हैं आपके इतना लोन है, आप ये करोगे तो लोन मिल जाएगा, आपके अकाउंट में इतने रुपए आ गए, आप इतना भेज दीजिए। तो इस तरीके क्या होते हैं, सभी फर्जी कॉल्स जो होते हैं, जाली मेल, मैसेज, फ़ोन कॉल के माध्यम एटीएम नंबर, पासवर्ड की जानकारी को ये लोग क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। कहते हैं कि आपके पास एक OTP आएगा, आप हमको OTP बता दीजिए। जैसे आप OTP बताएंगे वैसे आपका खाता साफ़ हो जाएगा, अकाउंट से क्या होंगे, पैसे गायब हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमको कभी भी अननोन पर्सन को OTP नहीं देनी चाहिए, ना तो अपनी निजी जानकारी शेयर करनी चाहिए। सोशल नेटवर्किंग साइटों पर अफवाह फैलाना, और इन लोगों को ये भी एक साइबर अपराध की ही श्रेणी में आता है कि सोशल नेटवर्किंग साइट जो हैं उन पर अफवाह फैलाते हैं या घृणा भरे संदेश भेजते हैं, या जैसे कि जो धार्मिक या किसी भी तरीके की क्या होती है, अफवाह को फैलाते हैं जो कि सत्य नहीं होती है। तो इससे भी हम लोगों को बचना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया गलत तरीके से, तो हमने क्या किया, उसे फॉरवर्ड कर दिया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सोशल नेटवर्किंग साइटों पर अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। ये भी क्या है, साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। अगला अपराध है
अगला अपराध साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग क्या है? फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग पर अभी शोभनीय क्या करते हैं? कमेंट करना, इंटरनेट पर धमकियां देना, किसी स्तर पर मजाक करना या तंग हो जाओ इत्यादि क्या होता है? ये साइबर बुलिंग होती है। यानी फेसबुक पर कुछ सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से कोई ऐसी कमेंट या ऐसी कोई अशोभनीय टिप्पणी कर दी जो साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। इंटरनेट पर धमकियां देना भी साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। या इस तरह पर कोई आपका मजाक उड़ाता है, आपको तंग करता है या आपको ब्लैकमेल करता है, ये सब साइबर बुलिंग यानी कि साइबर अपराध के श्रेणी में आते हैं। अपराध क्या है? साइबर स्टाकिंग। यानी साइबर स्टाकिंग क्या है? इंटरनेट पर किसी व्यक्ति का पीछा करना। इंटरनेट पर किसी व्यक्ति का पीछा करना यानी कि जो आदमी आपको लाइक नहीं कर रहा, आप उसको ज़बरदस्ती लाइक कर रहे, बार बार सब्सक्राइब, उसको मैसेज कर रहे, उसके बुलेटिन बोर्ड पर संदेश भेजना, उसका मतलब कोई चैनल है या उस पर बार बार संदेश भेजना, संबंधित व्यक्ति से धन प्राप्त करना या उससे धन प्राप्त करना, ये साइबर स्टाकिंग के अंतर्गत आता है। 10वां जो अपराध है वो क्या है? ईमेल बॉम्बिंग। ईमेल बॉम्बिंग मतलब किसी व्यक्ति में ईमेल पर बड़ी संख्या में ईमेल भेजना, उसका अकाउंट ही ठप या ध्वस्त हो जाए, मतलब इतनी ईमेल भेज देना कि आदमी परेशान हो जाए और अपना बंद कर दे वो, यानी ईमेल बॉम्बिंग भी एक तरीका है, साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। में क्या है? डाटा डिडलिंग, जिसमें कंप्यूटर के कच्चे डेटा को प्रोसेस होने से पहले ही बदल दिया जाता है। जैसे ही प्रोसेस क्या होता है कंप्यूटर की पूरी होती है, डाटा फिर से मूल रूप में आ जाता है। तो ये क्या हो गया? ये भी एक साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। 12वां जो अपराध हमारा है सलामी अटैक। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया। सलामी अटैक क्या है? सलामी अटैक में गुपचुप तरीके से अपराध व्यक्ति के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में किया जाता है, जो अपराध बैंकों में ज़्यादा होता है। ये अपराध बैंकों में ज़्यादा होता है सलामी अटैक। तो किससे संबंधित है? ये भी साइबर अपराध से संबंधित है। अगला देखेंगे हम। अगला, किसी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी सूचना की सार्वजनिक पहुंच के लिए अवरोध के निर्देश जारी करने की जो शक्ति है वो आईटी एक्ट की धारा 69A के अंतर्गत प्रदान की गई है। अगला, साइबर सुरक्षा के लिए किसी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से ट्रैफिक आंकड़ा या सूचना मॉनिटर करने और एकत्र करने के लिए प्राधिकृत करने की जो शक्ति है उसको आईटी एक्ट की धारा 69 में क्या किया गया? वर्गीकृत, यानी 69 में इसको दिया गया है, बताया गया है। 16 में सुरक्षित कंप्यूटर तक, यानी सुरक्षित कंप्यूटर तक अनाधिकार पहुंच बनाने से संबंधित प्रावधान धारा आईटी एक्ट की धारा 70 का अंतर्गत दिया गया है। अगला देखेंगे, डाटा और आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करना। ये कौन सा अपराध? साइबर अपराध। आईटी एक्ट की धारा 71 के अंतर्गत इसको क्या किया जाएगा? धारा 71 के अंतर्गत इसको अपराध की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। 18वां देखेंगे, आपसी विश्वास और निजता को भंग करने से संबंधित प्रावधान धारा 72 में किया गया। आईटी एक्ट की धारा 72 में क्या है? आपसी विश्वास और निजता को भंग करने से संबंधित प्रावधान धारा 72 के अंतर्गत किए गए हैं। आपसी विश्वास और निजता को भंग करने से संबंधित प्रावधान धारा 72 में बताए गए। विधिपूर्ण संविदा की शर्तों का उल्लंघन कर सूचना के प्रकटन से संबंधित प्रावधान धारा 72A के अंतर्गत उल्लेखित हैं। मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का प्रकाशन, अगर कोई मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करता है तो धारा 73 के अनुसार क्या होगा? वो अपराधी होगा। साइबर अपराध का वो अपराधी कौन सी धारा बताती है? धारा 73 में इसको क्या किया गया? वर्गीकृत किया गया, यानी उसको बताया गया है। धारा 71 में देखेंगे 14, किसी कंप्यूटर या संसाधन के पहुंच से किसी सूचना की सार्वजनिक पहुंच के लिए अवरोध के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति आईटी एक्ट की धारा 69A में इसको क्या किया गया? उल्लेखित किया गया है। 15, साइबर सुरक्षा के लिए किसी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से ट्रैफिक आंकड़ा या सूचना मॉनिटर करने और एकत्र करने के लिए प्राधिकृत करने की जो शक्ति है 69B के अंतर्गत बताई गई है। सुरक्षित कंप्यूटर तक अनाधिकार पहुंच बनाने से संबंधित धारा 70 के अंतर्गत इसको क्या किया गया? अपराध की श्रेणी में रखा गया है। 17, डाटा या आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करना। धारा 71 के अंतर्गत इसको क्या किया गया? उल्लेखित किया गया है।
यानी कि धारा 71 के अनुसार ये क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। 18 आपसी विश्वास और निजता को भंग करने से संबंधित कौन सी धारा का प्रयोग किया जाएगा, धारा 72। धारा 72 के अनुसार क्या है, आपसी विश्वास और निजता को भंग करने से संबंधित प्रावधान का क्या है, उल्लेख है। विधिपूर्ण संविदा की शर्तों का उल्लंघन कर सूचना के प्रकटन से संबंधित प्रावधान धारा 72A में दिए गए हैं। 20वां है मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का प्रकाशन, धारा 73 के अंतर्गत इसको अपराध की श्रेणी में रखा गया है। मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का मतलब है कोई डिजिटल हस्ताक्षर है, उसको अगर गलत तरीके से मिथ्या करके अगर उसको करता है तो धारा 73 में उसको उल्लेखित है, उसके अनुसार उसको क्या किया जाएगा, दंड दिया जाएगा, यानी कि ये भी एक साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए प्रकाशन की धारा 74, यानी अगर कोई आप किसी कपटपूर्ण गलत हस्ताक्षर यानी इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करके कोई अपना कार्य के लिए या किसी भी तरीके से आपके साथ इस तरीके का कृत्य करता है तो आईटी एक्ट की धारा 74 के अनुसार वो अपराधी होगा। आगे देखेंगे हम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 के अंतर्गत साइबर अपराध से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित हैं। कौन कौन से प्रावधान हैं, कंप्यूटर संसाधनों से छेड़खानी की कोशिश करना, धारा 65 में इसको अपराध बताया गया है। दूसरा, कंप्यूटर में संग्रहित डाटा के साथ छेड़छाड़ कर उसे हैक करने की कोशिश करना, ये धारा 66 में बात कही गई है। यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 के अनुसार धारा 66 ये कहती है कि अगर कोई कंप्यूटर से डेटा के साथ में छेड़छाड़ करता है या उसको हैक करने की कोशिश करता है तो धारा 66 के अनुसार वो अपराधी होगा, यानी साइबर के अपराध की श्रेणी में आएगा। तीसरा देखेंगे, संवाद सेवाओं के माध्यम से प्रतिबिंबित सूचनाएं भेजने के लिए दंड का प्रावधान। इसमें कहाँ पे दंड का प्रावधान किया गया, 66A में। कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चोरी, यानी कंप्यूटर या मोबाइल से डेटा चोरी या गलत तरीके से हासिल की गई कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी, इसमें जो इसके लिए दंड है 66B में इसका दंड दिया गया है। 5वां, किसी की पहचान चोरी करने के लिए दंड का प्रावधान आईटी एक्ट की धारा 66C के अंतर्गत उसका प्रावधान किया गया है। 6वां क्वेश्चन है, अपनी पहचान छुपाकर कंप्यूटर की मदद से किसी व्यक्तिगत डाटा तक पहुंच बनाने के लिए दंड का प्रावधान जो है धारा 66D में, यानी आईटी एक्ट की धारा 66D के अंतर्गत क्या कहा जाएगा कि अपनी पहचान छुपाकर कंप्यूटर की मदद से अगर कोई व्यक्ति डाटा तक पहुंचता है तो उसके लिए धारा 66 के अंतर्गत, धारा 66D के अंतर्गत उसको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। 7वें में क्या है, किसी की निजता भंग करने के लिए दंड का जो प्रावधान है आईटी एक्ट की धारा 66E के अंतर्गत उसको क्या किया गया, अपराध की श्रेणी में रखा गया। निजता मतलब अगर कोई प्राइवेसी के संदर्भ में ये बात कही गई है कि आदमी की अगर निजता भंग होती है तो उसके लिए अगर किसी भी तरीके से कोई आदमी की जो निजता यानी प्राइवेसी में दखल डालता है तो आईटी एक्ट की धारा 66E के अंतर्गत उसको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। 8वां देखेंगे, साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान, जो कोई साइबर आतंकवाद फैलाता है या किसी साजिश में शामिल होता है तो उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। आईटी एक्ट की धारा 66F के अंतर्गत इस बात को परिभाषित किया गया है। अगला है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से लैंगिक प्रदर्शन कार्य या अश्लील सूचनाओं को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए दंड का प्रावधान आईटी एक्ट की धारा 67A के अंतर्गत किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से यानी कि कंप्यूटर, मोबाइल्स, लैंगिक प्रदर्शन या कोई मतलब अश्लील। 11वां जो है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ऐसी आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण जिसमें बच्चे को अश्लील अवस्था में दिखाया गया हो। मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से आपत्तिजनक सामग्री यानी कि उसकी न्यूड वीडियोज या कोई फोटोज, इस तरह की जो अश्लील सामग्री है जिसमें बच्चे को अश्लील अवस्था में दिखाया गया, 67B के अंतर्गत उसको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा आईटी एक्ट की धारा 67B के अंतर्गत। आगे देखेंगे हम, किसी कंप्यूटर या संसाधन के पहुंच से किसी सूचना की सार्वजनिक पहुंच के लिए अवरोध के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति आईटी एक्ट की धारा 69A में इसको क्या किया गया, उल्लेखित किया गया है। 15, साइबर सुरक्षा के लिए किसी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम
से ट्रैफिक आंकड़ा या सूचना मॉनिटर करने और एकत्र करने के लिए प्राधिकृत करने की जो शक्ति है 69B के अंतर्गत बताई गई है। सुरक्षित कंप्यूटर तक अनाधिकार पहुंच बनाने से संबंधित धारा 70 के अंतर्गत इसको क्या किया गया, अपराध की श्रेणी में रखा गया है। 17 डाटा या आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करना, धारा 71 के अंतर्गत इसको क्या किया गया, उल्लेखित किया गया है। यानी कि धारा 71 के अनुसार ये क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। 18 आपसी विश्वास और निजता को भंग करने से संबंधित कौन सी धारा का प्रयोग किया जाएगा, धारा 72। धारा 72 के अनुसार क्या है, आपसी विश्वास और निजता को भंग करने से संबंधित प्रावधान का क्या है, उल्लेख है। विधिपूर्ण संविदा की शर्तों का उल्लंघन कर सूचना के प्रकटन से संबंधित प्रावधान धारा 72A में दिए गए हैं। 20वां है मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का प्रकाशन, धारा 73 के अंतर्गत इसको अपराध की श्रेणी में रखा गया है। मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का मतलब है कोई डिजिटल हस्ताक्षर है, उसको अगर गलत तरीके से मिथ्या करके अगर उसको करता है तो धारा 73 में उसको उल्लेखित है, उसके अनुसार उसको क्या किया जाएगा, दंड दिया जाएगा। यानी कि ये भी एक साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए प्रकाशन की धारा 74, यानी अगर कोई आप किसी कपटपूर्ण गलत हस्ताक्षर यानी इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करके कोई अपना कार्य के लिए या किसी भी तरीके से आपके साथ इस तरीके का कृत्य करता है तो IT एक्ट की धारा 74 के अनुसार वो अपराधी होगा। आगे देखेंगे हम। 22वां अधिनियम का भारत से बाहर किए गए अपराधों और उल्लंघनों का लागू होना, धारा 75 के अंतर्गत बताया गया। मतलब अगर कोई भारत से बाहर यानी कि पाकिस्तान या किसी देश में अपराध करता है तो धारा 75 में उल्लेखित जो भी तथ्य हैं उनके अनुसार उसको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। यानी धारा 75 के अनुसार उसको क्या किया जाएगा, दंड का प्रावधान किया जाएगा। अपराधों का जो समन है धारा 77A में बताया गया है। 3 वर्ष के कारावास वाले अपराधों का क्या होगा, जमानती होना, धारा 77B के अंतर्गत बताया गया है। अपराधों के दुष्प्रेषण के लिए जो दंड है IT एक्ट की धारा 84B के अंतर्गत इसको क्या किया गया, डिफाइन किया गया। यानी कि धारा 84B के अनुसार अपराधों के दुष्प्रेषण के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। 26 अपराध किए जाने के प्रयत्न के लिए दंड, धारा 84C के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। यानी धारा 84 के अनुसार जो क्या है, जो अपराध किए जाने का जो प्रयत्न है उसके लिए आपको दंड किए जाने के जो प्रयत्न के लिए दंड है धारा 84C यानी IT एक्ट की धारा 84C के अंतर्गत अपराध किए जाने के प्रयत्न के लिए आपको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। 22वां अधिनियम का भारत से बाहर किए गए अपराधों और उल्लंघनों का लागू होना, धारा 75 के अंतर्गत बताया गया। मतलब अगर कोई भारत से बाहर यानी कि पाकिस्तान या किसी देश में अपराध करता है तो धारा 75 में उल्लेखित जो भी तथ्य हैं उनके अनुसार उसको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। यानी धारा 75 के अनुसार उसको क्या किया जाएगा, दंड का प्रावधान किया जाएगा। अपराधों का जो समन है धारा 77A में बताया गया है। 3 वर्ष के कारावास वाले अपराधों का क्या होगा, जमानती होना, धारा 77B के अंतर्गत बताया गया है। अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड का प्रावधान धारा 84B के अंतर्गत IT एक्ट की धारा 84B के अंतर्गत किया गया है। 26 में अपराध किए जाने के प्रयत्न के लिए यानी कि अपराध करने का जो प्रयत्न है उसके लिए जो धारा 84C के अंतर्गत क्या किया गया, उल्लेखित किया गया है। धारा 84C के अंतर्गत ये बात कही गई, अपराध किए जाने के जो प्रयत्न के लिए दंड है धारा 84C यानी IT एक्ट की धारा 84C के अंतर्गत अपराध किए जाने के प्रयत्न के लिए आपको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा।